का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, भारतीय भूगोल का टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं और आज की हमारी 5वीं या 6वीं क्लास है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें मैं पठारों के बारे में और कुछ चोटियों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मानचित्र के माध्यम से। अंत तक क्लास में बने रहेंगे और देखेंगे मेरे साथ, मैं आपको समझाने का प्रयास इस क्लास में करता हूँ, है ना। जो कि वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पहाड़ी आ जाती है या नदी आ जाती है या पठार आ जाते हैं। सिर्फ पठार पूछने के लिए आ जाते हैं कौन से राज्यों में है या कहां पे स्थिति है। तो मेरा ये मानना है कि देखो भैया, भूगोल पढ़वे का है, खासतौर पे ज्योग्राफी पढ़वे का है, तो मानचित्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। बिना मानचित्र के बहुत सारी चीजें याद नहीं होती है ना। तकरीबन 50 से 60% का जो हिस्सा हमें पढ़ना होता है भूगोल में, वो मानचित्र के माध्यम से याद करनी होती है चीजें, है ना। और बाकी का 30-40% हमें जो पॉइंट होता है वो कैसे याद करना होता है, थ्योरी के माध्यम से। उसके नोट्स बना लीजिए आप। तो मानचित्र बहुत जरूरी है आपको पढ़ने के लिए भारत का, है ना। तो इसी क्लास में मानचित्र के माध्यम से कुछ मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए, इनको कंटेस्ट कर लेना, रट लेना और पेन कॉपी लेना और आराम से क्लास से क्या बना लेंगे, नोट्स बना लेना। ठीक है, तो अंत तक क्लास में रहेंगे। तो देखो, ये भारत का, दक्षिण भारत का, खासतौर पर मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत का खासतौर पर मानचित्र मैंने बनाया आपके लिए। ठीक है, तो इस क्लास में बस ये आपके सामने दर्शाया मैंने, इन्हीं के बारे में आपको चर्चा कर देता हूं और आराम से समझते जाना और देखते जाएंगे, है ना। तो देखिए, ये दक्षिण भारत का नक्शा मैंने बनाया, मानचित्र बनाया है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप भारत भी बोलते हैं। इस हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, एक मैं इधर से लिख करके बता देता हूं, प्रायद्वीपीय भारत और बोलते हैं इसको, है ना, प्रायद्वीपीय भारत। और क्या बोल सकते हैं इसे, दक्षिण भारत। ठीक है, कई नाम है, आराम से आप नोट करो। और क्या बोल सकते हैं इसको, दक्कन भारत। ठीक है जी। और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं इसको, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया तो नहीं बोलेंगे, पेनिसुला इंडिया। प्रायद्वीप का इंग्लिश जो होगी वो पेनिसुला इंडिया, है ना। तो प्रायद्वीप पढ़ लो या दक्षिण पढ़ लो या दक्कन पढ़ लो, है ना। दक्कन कोई दक्षिण और दक्षिण कोई दक्कन, और इसी को प्रायद्वीप बोलते हैं, है ना। और इंग्लिश में पेनिसुला इंडिया। ऐसा क्षेत्र या ऐसी स्थिति जो तीनों तरफ से सागरों से घिरी हो, महासागरों से घिरी हो, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो भारत तीनों तरफ से सागरों से घिरा है। इस तरफ क्या है हमारा, बंगाल की खाड़ी। पूर्व, ये कौन सी दिशा होगी, भारत की पूर्वी दिशा। तो क्या है यहाँ भाई साहब, बंगाल की खाड़ी है, पूर्वी दिशा। और इस तरफ है हमारा अरब सागर। ठीक है, और दक्षिण में आ जाएंगे तो दक्षिण में है हिंद महासागर। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं हम, प्रायद्वीपीय भारत। कोई भी देश तीनों तरफ से सागरों से घिरा हो तो प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और जिसके चारों तरफ पानी हो उसे द्वीप बोलते हैं। तीनों तरफ ना बोल के अगर मैं कहता कि भारत के ऊपर भी पानी होता, क्योंकि ऊपर के हिस्से में हिमालय है, भारत के में क्या है, हिमालय। अगर पूरा मानचित्र में बना के पढ़ाता, पिछली क्लास को आप देखेंगे तो हिमालय की पर्वत चोटियां मैंने पढ़ाई है उसमें, और पूरा क्रम बताया पश्चिम से पूर्व। आराम से समझेंगे, बहुत धैर्यता से, एक एक पॉइंट, है ना। तो देखो, ये 3 सागर हो गए, नोट कर लेना। अरब सागर में एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम क्या है, लक्षद्वीप है। कौन सा द्वीप है ये, लक्षद्वीप है। और कहां पे स्थित है ये, अरब सागर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप लिखा हुआ है आपके सामने, अरब सागर में स्थित है। और कैसा द्वीप है ये, नोट कर लेना, आगे भी पढ़ाएंगे इस टॉपिक को। प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। कैसे द्वीप का उदाहरण है, प्रवाल द्वीप का ये उदाहरण है। इसमें कुल कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं इसमें। 36 द्वीप या 37 द्वीप भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्थानों पे जैसे इस तरीके से ये फैला हुआ है, ऐसे करके ये फैला हुआ है। अलग अलग आइलैंड या टापू बने हुए हैं। कहाँ पे बने हुए हैं, अरब सागर में। तो 36 द्वीपों की संख्या, या 37 भी लिखा है कई किताबों में, कितने, 37 द्वीप भी लिखा है। ठीक है, घोड़े की नाल की तरह इसकी स्थिति है। कैसी है, घोड़े की नाल जैसी होता है वैसी जाकी स्थिति है। ठीक है, अब देखो, तो ये मानचित्र हमने यहाँ से शुरू किया है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है हमारा, हम पढ़ते हैं कि भारत में जो मरुस्थल स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, मरुस्थल। भारत में जो मरुस्थल, बेटा मानचित्र से क्या होगा, तुम्हें नॉलेज होगी राज्यों की, कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो भूगोल का क्वेश्चन इससे ही गलत नहीं होगा। आप इस तरीके से 2 बार बनाना, 3 बार बनाना, 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और याद हो जाएंगे आपको पॉइंट, है ना, मानचित्र के माध्यम से। तो जब मानचित्र याद हो जाएगा तो वैसे जब ऑप्शन आएंगे तो 1 सेकंड में टिक कर दोगे आप। ठीक है, तो देखिए, तो जो मरुस्थल है वो कहाँ पे हमारा, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन से राज्य का हो गया हमारा, राजस्थान का। यहाँ पे जो मैंने राज्य नहीं लिखा है लेकिन पहाड़ियां और पठार बनाने की कोशिश की है इसमें, है ना। तो मरुस्थल कहाँ पे है, राजस्थान में।
और राजस्थान कौन सी दिशा में हमारा? पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है ना। नॉर्थ तो ऊपर चला जाएगा, ये पश्चिम दिशा है। तो यहाँ राजस्थान हो गया। इसी मरुस्थल के बाद जब आगे राजस्थान में बढ़ेंगे तो यहाँ पे अरावली की पर्वत श्रेणियां और जा रही हैं। कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? अरावली की पर्वत श्रेणियां, जो कि विश्व की कैसी हैं? विश्व की सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन या प्राचीन को पुरानी कह सकते हैं, क्या है? पर्वत श्रेणी। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी जो 3 राज्यों में फैली और सबसे ज्यादा कहां पे फैली है? राजस्थान में फैली है अरावली पर्वत श्रेणी। और इसी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी हाइट 1722 आई थिंक इतनी हाइट है मीटर में इसकी। ठीक है, राजस्थान की। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के बाद जो अगला राज्य हमारा, राजस्थान से नीचे आएंगे तो जो राज्य है, राज्य की जो स्थिति है वो कौन सा राज्य है हमारा? गुजरात। ये वाला हिस्सा है हमारे गुजरात का। तो गुजरात का जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है गुजरात का, ये वाला जो मैंने बनाया है, यहां पे स्थित है कच्छ का रण। कौन सा जिला स्थित है गुजरात का? कच्छ का रण स्थित है यहाँ पे, है ना। आपसे पूछा जाए कि गुजरात, वैसे तो इतना पूछा नहीं जाएगा, बस आप इतना ही याद रखना पुलिस के पेपर के लिए कि कच्छ का रण इनमें से कौन से राज्य में? तो गुजरात राज्य में है। कच्छ का रण कैसे सीमा बनाता है? अरब सागर से, है ना। क्योंकि मैंने बताया जी अरब सागर यहाँ तक गुजरात तक लगा हुआ पूरा स्पर्श करता है। तो कच्छ का रण है, ये एक सफेद रेगिस्तान है। और सफेद रेगिस्तान इस वजह से कहते हैं यहाँ बर्फ नहीं पड़ती है। यहाँ पे एक नदी बहती है और नदी आकर के अदृश्य हो जाती है। उस नदी का नाम है लूनी नदी, और वो नदी नमक के लिए बहुत फेमस है। तो उसकी वजह से जो परत दिखती है इस इलाके की, इस जगह की, इस क्षेत्र की, वो व्हाइट दिखती है ना। क्योंकि नमक कैसा होता है? सफेद होता है, तो ऊपर की परत सफेद हो जाती है। ठीक है, तो कच्छ का रण गुजरात में यहाँ स्थित है। और क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा क्या है? ये जिला भी है ये। और दूसरे स्थान पर लद्दाख का ले पढ़ लेते हैं ना। क्षेत्रफल के आधार पर दोनों को पढ़ते हैं। तो कच्छ का रण और दूसरा लद्दाख, उसे पढ़ेंगे बाद में, कश्मीर में आएगा। ठीक है, और कौन सी नदी यहाँ पर विलुप्त हो जाती है इस इलाके में? लूनी नदी लिख लेना ब्रैकेट में। कच्छ के रण में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है? लूनी नदी। ठीक है जी, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। अब जब कच्छ के रण से नीचे जब हम आए, गुजरात के इस वाले हिस्से में आए, तो इस वाले हिस्से में गुजरात के में बहुत फेमस पहाड़ियां हैं, जिन पहाड़ियों का नाम है गिरी की पहाड़ियां या गिर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ पे? गिर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, गिर की पहाड़ियां बहुत फेमस हैं गुजरात के इस वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में स्थित हैं। ठीक है, कच्छ का रण ऊपर है और गिर की पहाड़ियां क्या हैं? गुजरात के दक्षिण वाले हिस्से में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और गिर की पहाड़ियां अरावली पहाड़ियों का ही एक हिस्सा है। अरावली पहाड़ियों को ही गिर की पहाड़ी बोलते हैं। और इसी हिस्से में गिर राष्ट्रीय अभयारण्य है, जिसमें एशियाई शेर निवास करते हैं। इसी हिस्से में क्या है? एक गिर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेते हैं, अभयारण्य पढ़ लेते हैं। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य है जो किसके लिए फेमस है? यहाँ पे एशियाई शेरों के लिए फेमस है। काय के लिए फेमस है? पॉइंट नोट कर लेना, मैं जो बोल रहा हूँ, एशियाई शेरों के लिए गिर की पहाड़ियां फेमस हैं, जो कि कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर की पहाड़ियां कहाँ है? गुजरात में। नोट करते रहना, आराम से नोट। अब इसके अलावा ये वाला पॉइंट हो गया, गिर की पहाड़ियां नोट कर लेना, और एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ठीक है, और इसी वाले हिस्से में अगर हम बात करें तो बहुत सारे बंदरगाह भी हैं जो अरब सागर से लगे हुए हैं, उन्हें बाद में बात करेंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे बंदरगाह को। ठीक है, तो आगे देखिए, ये रेखा कौन सी? कर्क रेखा हमने बनाई है। कर्क रेखा आपको पता ही है भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है कर्क रेखा? बिल्कुल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है? 8 राज्यों से। ये बेसिक सी बात है, इनको रट के रखो बिल्कुल जोरदारी से, है ना। सबसे अंतिम राज्य कौन सा है यहाँ का होकर के कर्क रेखा निकलती है? गुजरात। और सबसे पहला राज्य जहां से कर्क रेखा प्रवेश करती है, कौन सा राज्य है सर? बताओ, हमारे ये दोनों विद्यार्थी भी बताएंगे कौन सा राज्य है सबसे पहले प्रवेश करती है? मिजोरम और त्रिपुरा। तो पहले राज्य कौन से यहाँ पे? एक मिजोरम आ जाएगा, एक त्रिपुरा आ जाएगा, है ना। पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हो, मिजोरम और दूसरा त्रिपुरा। यहाँ सबसे पहले कर्क रेखा प्रवेश करती है और अंत कहाँ पे होता है? गुजरात में। ठीक है जी, तो सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम पढ़ते हैं कई बार। सिंधु घाटी सभ्यता में एक लोथल बंदरगाह था बहुत प्रसिद्ध, और वो कहाँ पे था? गुजरात में। और एक दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो खोजा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है धौलावीरा, और वो भी कहाँ है? गुजरात में। तो धौलावीरा और लोथल के पास से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अगर सभ्यता में इस पॉइंट को आप पढ़ोगे तो ये कर्क रेखा उन्हीं स्थानों से होकर के निकलती है। ठीक है, क्योंकि लोथल और धौलावीरा की जो लोकेशन है वो कहाँ पे पड़ती है? इसी इलाके में, ऊपर वाले हिस्से में, कच्छ के रण वाले हिस्से के आसपास पड़ती है ना। धौलावीरा भी कच्छ के रण के पास में, क्योंकि लोथल बंदरगाह था
और बंदरगाह कहाँ पे स्थित होते हैं, किसी ना किसी सागर के, तो अरब सागर के तट पर गुजरात में स्थित था। तो उसे ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो लंबी ये जाती है वो एमपी से जाती है। इसके बारे में पहली क्लास में पढ़ा दिया, कर्क रेखा के बारे में डिटेल से, मानक समय रेखा के बारे में, उस समय कैसे निकालते हैं पहली क्लास पढ़ लेना, याद हो जाएगा। अब देखो ये स्थिति है, ये वाला जो मैंने आपको बताया है ये पठार है। कौन सा पठार है, मालवा का पठार। मालवा का पठार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये कर्क रेखा है, इसके कहां पे, उत्तर में स्थित है, ऊपर स्थित है कहने का मतलब, ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो मालवा का पठार कहां पे स्थित है, आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है राज्य का नाम, तो राज्य लगाएंगे आप उत्तर एमपी में। मालवा का पठार कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और चंबल नदी इससे होकर के बहती है, इस पठार से होकर के। इस पठार को दो भागों में कौन सी नदी काटती है, चंबल नदी काटती है। अगर नदी की भी हम बात करें तो कौन सी नदी इस पठार को दो भागों में काट देती है, चंबल नदी। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, ठीक है। चंबल नदी पठारी क्षेत्र से होकर के बहती है। दूसरा पॉइंट, तीसरी बात मालवा का पठार यह है कि पठार का मतलब ये होता है कि इसकी हाइट 400 से 500 मीटर तक हो सकती है। अगर परिभाषा में जाएं, ऊंचाई जो ऐसा कहता है वो 400 से 500 मीटर पठार की ऊंचाई हो सकती है। और ऊपर जब जाएंगे तो इसकी हाइट पे वो कैसा मिलेगा हमें, समतल, जैसे छत होती है ना, छत की तरह ही इसकी आकृति होती है, क्रिकेट के मैदान की तरह, फुटबॉल के मैदान की तरह। किसी का भी मैदान ले लो, मैदान सभी कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं, ठीक है। और इसी स्थिति को, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। कोई भी पठार हो, तो उन्हीं में से एक मालवा का पठार है जो कि मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी से होकर के बहती है। अगली बात, जो मालवा के पठार का निर्माण हुआ है वो हुआ है ज्वालामुखी की वजह से। ये पठार कैसे बना है, जहाँ पे पुराने समय में काफी वर्ष, लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी फटा, तो ज्वालामुखी फटने से लावा निकलता है, गैस निकलती है, राख निकलती है। लेकिन राख और गैस तो वायुमंडल में चली जाती है, लेकिन लावा जो होता है वो जमा हो जाता है वहीं निकल करके, जहाँ पर फटता है उसी इलाके में, उसी स्थान पर। तो उसमें से ठंडा होने के बाद एक चट्टान बनती है, चट्टान का नाम पढ़ते हैं हम बेसाल्ट चट्टान। उसी बेसाल्ट चट्टान में से एक समय के बाद जब अपरदन होता है, टूट फूट होती है, एरोजन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं, ज्योग्राफी में बोलते हैं अपक्षय होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का, काली मिट्टी का। तो आपसे पूछा जाए कि भैया काली मिट्टी का विस्तार कौन से पठार पर है भारत में, तो आंसर आएगा मालवा का पठार। तो काली मिट्टी का विस्तार भी कहाँ पे है, मालवा के पठार में। ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है। काली मिट्टी का पठार, सॉरी विस्तार, तो काली मिट्टी के लिए फेमस है। अब चूंकि आप जानते हैं काली मिट्टी का विस्तार है, तो काली मिट्टी में हमारे देश में एक फसल सबसे ज्यादा होती है, एक क्रॉप सबसे ज्यादा होती है। जो अनुकूल परिस्थिति होती है काली मिट्टी की, वो एक फसल के लिए होती है, या उस फसल की अनुकूल परिस्थितियां इस मिट्टी के हिसाब से होती हैं। तो मिट्टी का नाम, सॉरी फसल का नाम है कपास, इंग्लिश में उसे कॉटन, या सिंधु घाटी की सभ्यता में सिंडोन बोलते थे यूनानी लोग। यूनान के जो लोग थे वो सिंडोन कहते थे सभ्यता के समय कपास को। तो कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है, इस पठारी इलाके में भी होता है, बहुत बड़े पैमाने पर। कौन सी मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में कपास की खेती, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करना। अब आगे आ जाते हैं विंध्याचल पर्वत। हमारे मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है, ये वाली बहुत फेमस। कौन सी है ये, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश में, इस तरीके से आगे है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। उसके अलावा उससे कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है जी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बाद जो अगली पर्वत श्रृंखला है वो भी उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है, ये है महादेव पर्वत श्रृंखला। ये तीन महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और तीनों में से विंध्याचल और सतपुड़ा ज्यादा है। वैसे तो एग्जाम के हिसाब से भैया तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे तो पेपर में पूछ लो यहाँ तो क्वेश्चन कि ये बताओ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ पे है, तो आंसर आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। सतपुड़ा का विस्तार कहाँ पे है, तो आंसर आएगा मध्य प्रदेश। तो एमपी में इन पर्वत श्रृंखलाओं का सबसे ज्यादा विस्तार है। और तीसरी का जो पूछेगा आपसे महादेव पर्वत श्रृंखला, ये भी सतपुड़ा का ही एक हिस्सा है, लेकिन महादेव के रूप में फेमस है, ये भी मध्य प्रदेश में विस्तार है। कहने का मतलब एमपी में विस्तार है। अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसी पॉइंट को, तो भैया जो भी सेना जांतकाई उत्तर से मतलब दिल्ली से, चाहे तो वो मान लो आप किसी भी शासक की, दिल्ली सल्तनत वाले की रही हो, अलाउद्दीन खिलजी की सेना रही हो, है ना, चाहे अकबर की सेना रही हो, चाहे औरंगजेब की सेना रही हो, शाहजहां की सेना रही हो, इन लोगों ने दक्षिण पे आक्रमण करे अपने अपने समय में, राज्यों को लूटने के लिए, पैसा लूटने के लिए, धन लूटने के लिए, है ना, या उन राज्यों को दिल्ली में मिलाने के लिए। ऐसे ही सबसे ज्यादा आक्रमण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे किया, राजस्थान पे किया, दक्षिण भारत में भी गया। वो बहुत बड़े इलाके पे शासन करना चाहता था। कोई भी शासक रहा वो हमेशा
इतिहास हमेशा एक ही सीख देता है कि जो भी दुनिया में रहा है, जो भी शासक रहा है, उसने हमेशा विस्तार करने की कोशिश करी है, और हर व्यक्ति भी करता है, विस्तार करने की कोशिश करता है। ठीक है, छोटे से प्लेटफॉर्म से शुरू होकर के बड़े स्तर तक हर व्यक्ति जाना चाहता है। तो ऐसे उनकी भी पॉलिसी रही, दुनिया में भी पॉलिसी है बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों की। तो उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो ये पहाड़ियां, ये श्रृंखलाएं पार करनी होती थी किसी भी सेना को, क्योंकि इन पहाड़ियों का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सीमा तय करती है कहाँ की, उत्तर भारत की दक्षिण भारत से। ऊपर का हिस्सा हो गया हमारा उत्तर और नीचे का हिस्सा हो गया अपना दक्षिण। तो दक्षिण में आना है तो ये पर्वत श्रृंखलाएं आपको पार करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बताया कि इनकी लोकेशन ही सबसे पहले आपसे पूछी जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि भैया ये पर्वत श्रृंखला, तो आप बताओ ये पर्वत श्रृंखला कहाँ है? एमपी में पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सतपुड़ा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और इसका भी हिस्सा कहाँ पे? एमपी में स्थित है ना। मध्य प्रदेश में तीनों पर्वत श्रृंखलाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। अब इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में से नर्मदा नदी को कई बार पूछता है कि भैया नर्मदा नदी कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बह रही है ना। तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में बहती है। इसे तो कंटस्ट नोट कर लेना आप, है ना। जो मैं रटाऊंगा कि लिखाऊंगा वो अलग कहानी होगी, ये मानचित्र के माध्यम से ऐसे बना लेना और याद रहेगी हमेशा के लिए। नर्मदा रिवर मध्य भारत की सबसे लंबी नदी है हमारे यहाँ की। मध्य भारत मतलब बीचों बीच जो भारत का हिस्सा है, और पश्चिम में बहने वाली भी सबसे लंबी नदी है। लगभग 1300 किलोमीटर में जो बहती है निकलने के बाद, और इस वाले हिस्से की सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम भारत में बहने के बाद कहाँ पे गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरती है। यहाँ करके गुजरात के पास इस इलाके में गिर की पहाड़ियों के नीचे काय की खाड़ी है। ये वाला हिस्सा जो पानी का है जहाँ पे, ये वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ठीक है, समुद्र वाले हिस्से को कच्छ की खाड़ी, तो यहाँ के गिरती है। तो पश्चिमी भारत की सबसे लंबी नदी, नोट कर लेना जो जो मैं बता रहा हूँ, कॉमेंटेटरी कर रहा हूँ, क्योंकि मानचित्र का माध्यम है, कम ही लिखूंगा मैं, है ना। सबसे लंबी नदी नर्मदा है, और कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं की? विंध्याचल और सतपुड़ा। तो इन्हीं के मध्य में बहते हुए क्या बनाती है? ये रिफ्ट वैली भी बनाती है, रिफ्ट घाटी भी बनाती है। उसे इंग्लिश में रिफ्ट वैली या हिंदी में बोलते हैं भूभ्रंश घाटी। पहाड़ियों को काटते हुए बहती है ना। पानी क्या करता है? लगातार जब बह रहा है तो अपना स्थान अपने आप बनाता है, अपनी जगह अपने आप बनाता है ना। रास्ता भी अपने बनाता है, तो उसे इरोजन करता जाता है पत्थर को या पहाड़ को। तो काट काट के उस पहाड़ को, पर्वत को, इनकी पहाड़ियों को, तो पानी ने क्या कर दिया? गहरा कर दिया वहां पे। तो इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली बोलते हैं ना। एक हिस्से को गहरा कर दिया, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, चट्टानें बड़ी बड़ी, और पानी कहाँ बह रहा है? गहरा करते करते नीचे तक बह रहा है। तो भूभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली बोलते हैं ऐसी कंडीशन को। ठीक है, ये महादेव की पहाड़ियां हो गई। तो ये कंडीशन समझ में आई? आप इस तरीके से बना लेना, विंध्याचल, सतपुड़ा और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ती हैं, और यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, अगर बात करें सतपुड़ा की, तो जो एमपी का टूरिस्ट है, सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं वो कौन सी पहाड़ियों पर जाते हैं? सतपुड़ा की घूमने जाते हैं। हालांकि विंध्याचल भी जाते हैं, लेकिन सतपुड़ा की पहाड़ियों पे ज्यादा जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में। जैसे मध्य प्रदेश का एक पंचमढ़ी है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है पंचमढ़ी। जैसे धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है एमपी की, वो कहाँ है? सतपुड़ा पे पड़ती है। एमपी पुलिस का आप पेपर दोगे, एमपी दरोगा का दोगे, एमपी लेखपाल का दोगे, एमपी पीसीएस का दोगे, तो वहां पूछी जाती है एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि कहाँ स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियों पर। मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पंचमढ़ी है, वो भी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियों पर। ये नोट कर लेना आप, है ना, मैं बता दे रहा हूं आपको। आगे बात करते हैं सतपुड़ा में, और देखिए सतपुड़ा का एक हिस्सा है, सॉरी माफ कीजिए, विंध्याचल पहाड़ियों का। जो विंध्याचल पहाड़ी में पढ़ा रहा हूँ, विंध्याचल का एक हिस्सा है, क्योंकि पहाड़ी तो बहुत किलोमीटर में विस्तार में फैली होती है, लंबाई भी बहुत होती है, और चौड़ाई में विस्तार में फैली होती है। तो इसी का एक हिस्सा है अमरकंटक का पठार। क्या नाम दिया है खोजकर्ताओं ने या वैज्ञानिकों ने या अध्ययन करके भूगोलवेत्ताओं ने? अमरकंटक का पठार। तो अमरकंटक का पठार किसका हिस्सा है? विंध्याचल का हिस्सा है। ठीक है, तो अमरकंटक के पठार से, इसी हिस्से से 3 नदियां निकलती हैं। उनमें से एक नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। नदियों का टॉपिक अलग से लेंगे हम मानचित्र के माध्यम से, लेकिन यहाँ बता दे रहा हूँ। तो अमरकंटक के पठार से 3 नदी निकलती हैं, उसमें एक नदी नर्मदा है, और एक नदी है आपकी सोन नदी, और एक नदी है आपकी महानदी। ये तीनों नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। खैर, नदियों वाला टॉपिक अलग से लेंगे। अब इधर आ जाइए, एक ये यहाँ पे पठार है, और इस पठार का नाम है छोटे नागपुर का पठार। कहाँ पे स्थित है? ये भारत के पूर्वी हिस्से में। कौन से हिस्से में? ये भारत के पूर्वी हिस्से में, है ना। बिल्कुल पूर्वी हिस्से में नहीं है, पूर्वी, और ऊपर का हिस्सा लेंगे तो उत्तर पूर्वी हिस्से में है छोटे नागपुर का पठार। छोटे नागपुर, जैसा कि मैंने बताया, 300 से 400 मीटर की हाइट होती है पठारों की, और ऊपर समतल होते हैं, तो उन्हीं को पठार बोलते हैं। अब ये पठार काय के लिए फेमस है? कोयला के लिए। भारत में सबसे ज्यादा कोयला के लिए फेमस है, और इस पठार को क्या बोलते हैं? भारत का रूर कहा जाता है।
कोयला के लिए फेमस है। और क्या बोलते हैं इसे, भारत का रूर। रूर का मतलब है जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में कोयला सबसे ज्यादा हो रहा है उस क्षेत्र को रूर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूर। और रूर जर्मनी का एक इलाका है जहाँ जर्मनी में कोयला पाया जाता है, वहां से ये शब्द लिया है हमने, ठीक है, जर्मनी से। इस पॉइंट को आप याद रखना। तो छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत 4 से 5 राज्य आते हैं। कितने राज्यों में फैला हुआ है, 4 से 5 राज्यों में। और उन राज्यों में छोटे नागपुर का पठार किस लिए फेमस है, कोयले के उत्पादन के लिए फेमस है। और दूसरा, यहाँ पे एक नदी बहती है, दामोदर नदी। इस पठार से होकर के कौन सी नदी बहती है, नोट कर लेना, दामोदर नदी। इसके मध्य से होकर के बहती है, इस तरीके से दामोदर नदी बहती है, ये नोट कर लेना, ठीक है, लिख भी दे रहा हूं मैं आपको। और इसी को, दामोदर नदी बहती है तो इसी को क्या बोलते हैं, कोयला नदी भी बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है भैया कि भारत की कोयला नदी के बारे में बताओ, कौन सी नदी की बताओ, भारत की कोयला नदी के बारे में बताइए भारत की। तो क्या बोलते हैं इसे, दामोदर नदी, ठीक है। आगे देखो, ये वाला हिस्सा क्या है, पश्चिमी घाट वाला ये हिस्सा है। यहां से शुरू होंगे और यहां तक नीचे तक क्या फैले, कौन सी पहाड़ी है, पश्चिमी घाट, ये लिखा हुआ है मैंने, ये पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, ठीक है। और यहां से पूर्व से नीचे तक आएंगे हम, तो ये वाला हिस्सा है पूर्वी घाट का। तो 2 पहाड़ियां हैं भारत के दोनों हिस्सों में, दोनों दिशाओं में, पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में पूर्वी घाट। पूर्वी घाट उड़ीसा से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक, और पश्चिमी घाट भी महाराष्ट्र से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक। ये घाट जो मिले हुए हैं वो इस तरीके से यहाँ पे मिले हुए हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पे आपस में मिले। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपस में आकर के मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, कोरोमंडल तट। पूर्वी घाट का जो समुद्र के किनारे वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, कोरोमंडल तट। इस समुद्र के किनारे को कोरोमंडल तट बोलते हैं, जहां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा है, ठीक है जी। पश्चिमी घाट के इस वाले हिस्से को उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। कौन सा तट बोलते हैं, उत्तरी सरकार, जो कि कौन से राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। अब पूर्वी घाट, सॉरी माफ कीजिए, पूर्वी घाट पढ़ा रहा हूं मैं। पूर्वी घाट की जो ऊंची चोटी है, उसका दूसरी ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में महेंद्रगिरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, महेंद्रगिरी के नाम से ये चोटी जानी जाती है, ठीक। और सबसे ऊंची चोटी जो है पूर्वी घाट की वो है विशाखापट्टनम चोटी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विशाखापट्टनम पहली है, ये दूसरे स्थान की है। खैर उनके बारे में बात करेंगे। अब जैसे दक्षिण भारत में हम आएंगे, नीचे वाला जो पोर्शन आएंगे, तो वहां पे स्थित है एक बहुत फेमस दक्कन का पठार। इसे दक्कन का पठार भी बोलते हैं और दक्षिण का पठार भी कह सकते हैं। कौन सा पठार है, दक्कन का पठार। प्रश्न आएगा दक्कन का पठार कहाँ है, दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में है, ठीक है। तो ये पठार की जो स्थिति है वो पूरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसे मिलाकर के पूरा का पूरा इलाका है, इसी को पढ़ते हैं हम दक्कन का पठार। और बहुत फेमस है ये पठार। दक्कन का पठार भारत में खनिज संसाधनों के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए जाना जाता है, खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है, ठीक है। खनिज संसाधनों के लिए ये नोट लिख लेना। और दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ है वो भी कैसे हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ज्वालामुखी की क्रिया की वजह से। दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी फटने की वजह से, ठीक है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। तो चूंकि ज्वालामुखी फटने की वजह से हुआ है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो स्थिति होगी वो चट्टानों की होगी, बेसाल्ट चट्टानों की होगी, ग्रेनाइट चट्टानों की होगी। तो बेसाल्ट चट्टानों की वजह से काली मिट्टी भी बनी होगी, ये भी बेसिक बात है, लॉजिक की बात है। और खनिज संसाधनों की उपलब्धता भी इस पठार में बहुत पाई जाती है, और खनिज संसाधनों के लिए ये पठार बहुत प्रसिद्ध है। और इसी पठार में एक नदी बहती है, नदी तो मैंने बता दिया, आगे बताऊंगा। नदी बहुत जो प्रसिद्ध नदी है वो कौन सी नदी बहती है इसी पठार में, कावेरी नदी। दक्कन के पठार में कौन सी नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है। और एक पॉइंट नोट कर लेना, खनिज संसाधनों के लिए फेमस है। और दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, ज्वालामुखी के फटने से। ये दोनों तीनों लाइन बेसिक लाइन आप याद कर लीजिए। और विस्तार की बात करें तो जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, ये सारे के सारे राज्य दक्कन के पठार में आते हैं, सभी राज्य आते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। इसी दक्कन के पठार में ये वाली पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट, और इस तरफ पढ़ लेते हैं पूर्वी घाट। जब ये दोनों पर्वत श्रृंखला आपस में मिलती हैं नीचे, तो नीचे कहाँ पे मिलती हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ये है नीलगिरी की पहाड़ियां, नोट कर लेना, नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है, नीलगिरी की पहाड़ी की तो दोदा बेटा है सबसे ऊंची चोटी, वो मैंने लिखी नहीं, मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जिसकी हाइट है 2695, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कहां पे, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे ही है। नीलगिरी की पहाड़ियों में 2695 मीटर जाकी हाइट है।
और अनाईमुडी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके थोड़े से नीचे चलेंगे तो यहाँ कार्डामम की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों से थोड़े से नीचे चलेंगे तो कार्डामम की पहाड़ियां स्थित है यहाँ पे, ठीक है। और कार्डामम बोले तो इसे क्या बोलते हैं हम? इलायची की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां बोलते हैं भाई साहब? इलायची की पहाड़ियां बोलते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश का शब्द है। तो दक्षिण भारत में इलायची की पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। अब इस तरफ आपको पता ही है, जब यहाँ नीचे केरल वाला यह हिस्सा है तो केरल वाले हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। केरल के समुद्री हिस्से को किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट। और कहाँ के तट है जी? केरल राज्य के बहुत फेमस समुद्री तट है मालाबार तट, जैसे यहाँ पे कोरोमंडल तट। अब जो पश्चिमी घाट को हम पढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, ये हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पश्चिमी घाट है। और तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट। 3 पर्वत श्रृंखलाएं हमारे भारत में जो सबसे लंबी है, और 3 में देखो कौन कौन सी है। पहली पर्वत श्रृंखला है हिमालय, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और दूसरी है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। और तीसरी है हमारी पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट, ठीक है। ये भारत की टॉप 3 पर्वत श्रृंखला है। ये सबसे लंबी, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की। तो पश्चिमी पश्चिम में, और पूर्वी पूर्वी में, और हिमालय ऊपर वाले हिस्से में, जो पहली क्लास में पढ़ा दिया है। अब इसी पश्चिमी घाट में जब उत्तर में हम पढ़ते हैं तो उत्तर में जो सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की वो है कलसूबाई। पश्चिमी घाट के उत्तर, उत्तर का मतलब है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है जहाँ पे? महाराष्ट्र वाले हिस्से में, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। अब महाराष्ट्र से नीचे आएंगे तो कर्नाटक में आएंगे। कर्नाटका राज्य, कर्नाटक राज्य में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कुद्रेमुख है। कौन सी? कुद्रेमुख है। ये पश्चिमी घाट में दोनों, कहाँ पे? दोनों पश्चिमी घाट में स्थित हैं, कुद्रेमुख, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाटों में पढ़ते हैं सिर्फ। लेकिन हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी आएगी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आएगी तो नीलगिरी की, और मैं बता देता हूं नीलगिरी की पहाड़ियों पे सबसे ऊंची चोटी, और लिख लेना आप दोदा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन? नीलगिरी को स्पेशल पढ़ाएंगे आपको किसी दिन एक टॉपिक में, ये तो कॉमन में बात बता रहा हूं, है ना। अच्छे से एक टॉपिक में कवर करेंगे पूरी नीलगिरी को, अच्छे से पोस्टमार्टम होगा उसका एक एक। तो दोदा बेटा है। ये दोदा बेटा कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। राज्य लिख लेना तमिलनाडु में स्थित है। और अनाईमुडी लिख लेना कौन से राज्य में? केरल राज्य। राज्य आएंगे आपके लिए पेपर में, पुलिस के पेपर में, ठीक है। तो ये स्थिति हो गई, ये वाली स्थिति आपके लिए हो गई। अब देखो इस तरफ कौन सा देश है? भारत के पूर्व में कौन सा देश है हमारा? म्यांमार। म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, ये पर्वत श्रृंखला बहुत फेमस है, इसका नाम है अराकन योमा पर्वत श्रृंखला। ये नोट कर लेना। कौन सी पर्वत श्रृंखला है म्यांमार में? अराकन योमा। अराकन योमा पर्वत श्रृंखला है, ये म्यांमार की है। और म्यांमार के पुराने नाम आपको पता ही है क्या क्या बोलते थे? बर्मा और रंगून बोलते थे, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी को म्यांमार से अलग करती है। नीचे बंगाल की खाड़ी है, बीच में अराकन योमा है, और उसके ऊपर म्यांमार है। और म्यांमार के ऊपर भारत के ये राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य भारत के, ठीक है जी। आपके समझ में आया? तो मैं जो समझाना चाह रहा था वो सिंपल, इसमें क्या था, ये पठारों के बारे में बात बताइए और कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताइए मानचित्र के माध्यम से। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बाकी की आप कोई शक समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे कि क्या दिक्कत आई, क्या नहीं समझ में आया। और मैंने जैसा कि बताया है कि भाई भूगोल को पढ़ने के लिए मानचित्र बहुत जरूरी है। एक एक मानचित्र खरीदो, अपने घरों पे लगाओ, तो उसमें से मानचित्र से अध्ययन करवाओ। और ये भी मैंने मानचित्र के माध्यम से बताया है, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि भाई राजस्थान कहाँ पे है, गुजरात कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है ना, मरुस्थल कहाँ पे, हमारा लूनी नदी कहाँ बह रही है, कर्क रेखा कितने राज्यों से जा रही है, ये सारी कंडीशन आपके दिमाग में आ जाएगी बजाय रटने के। समझ के ही आपको चलना है। ज्योग्राफी में 60% हिस्सा मानचित्र से अध्ययन करना होता है, 50% पार्ट जो है वो आप थ्योरी से पढ़ सकते हैं, आप रिटर्न करके पढ़ सकते हैं, लिख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था, आज का टॉपिक था हमारा। आप शक समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताएंगे आप। और पुलिस के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, और भी किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, ये बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट और बहुत बेसिक बातों को अभी पढ़ा रहा हूँ। और डिटेल्स में भी बात करेंगे किसी भी टॉपिक में भूगोल के में। तो आप पढ़ते रहिए बिल्कुल। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो भी आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, शेयर करना भी क्लास को ना भूलें। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और पूरे ताकत के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जुनून के साथ आप आने वाली भर्ती के लिए अपनी मेहनत पर कमी मत छोड़िए। लगातार मेहनत करते रहिए। और हमारा चैनल भी और हमारा ऑफलाइन सेंटर भी आपके साथ खड़ा हुआ है और मेहनत करते रहेंगे। नमस्कार।